आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत की 17वीं बरसी के मौके पर न्यूज़ वन टीवी चैनल की जानिब से आपको भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए आपकी सियासी, समाजी और मजहबी ज़िंदगी पर एक नज़र बायोग्राफी हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सालार मिल्लत सरज़मीन दखन ही नहीं, हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर तारीफ़ के मोहताज नहीं है और सालार मिल्लत से कोई वाकिफ़ नहीं। ये बात सालार मिल्लत एक अजीम शख्सियत और एक अजीम सियासतदान, दूरंदेश और बुरदबार मर्द आहिन सरज़मीन दखन के वो सपूत थे जो 1932 में पैदा हुए और अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1958 से किया। जिस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पुलिस एक्शन के हालात पैदा हुए थे, 1957 ईस्वी में जब मजलिस का अहिया अमल में आया, क़ासिम रज़वी के ज़रिए जनाब मौलवी फ़ख्र मिल्लत आली जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को इस जमात की ज़िम्मेदारी दी गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की को जमात को सियासी जमात ना बनाने के इसरार पर आपको जेल में कैद कर दिया गया था। अब्दुल वाहिद अवैसी 1957 में जब क़ासिम रज़वी के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ख्र मिल्लत को दी गई बहैसियत सदारत की, उसके बाद आपको मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया था और उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को दी गई थी। आपने अपनी दुरंदेश सियासत से, अपनी दिलेरी से, अपनी बेबाक दियानतदारी, ईमानदारी से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तौसीह दी, उसको मजबूत बनाया और आवाम का दिल जीता। आवाम के दरमियान में वो फ़र्दन मुलाकात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मरकज़ी प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को जमा किया। तो उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक कोई 80,000 कारकुनों को उन्होंने मजलिस की रुकनियत साजी बनाई, तो वहीं 1,000 से ज़ायद जो है इब्तदाई उन्होंने क़ायम किए। और जब ये दुरंदेशाना सलाहियत और ये सियासी सलाहियत को फ़ख्र मिल्लत ने देखा तो उन्होंने 1960 में आपको बल्दिया की रुकनियत के लिए मल्लेपल्ली से इंतखाब लड़ाया, जिसे एम हाशिम कांग्रेस के मजबूत दिग्गज लीडर को आपने हराते हुए बल्दिया में नुमाइंदगी की और 2 साल बल्दिया में आपने अवामी मसाइल को उठाते हुए कई एक मसाइल को हल करवाया। सबसे बड़ा मसला रिक्शे वालों का नंबर प्लेट आपने बल्दिया में बर्खास्त करवाया। 1962 में आप असम्बली इंतखाबात के लिए फतरगट्टी से मासूमा बेगम को हराते हुए असम्बली में नुमाइंदगी की और बहैसियत MLA आप मजलिस की आवाज़ को असम्बली में पहुँचाए। उसके बाद फिर आप 1967 में हल्के चार मीनार से मुंतखब हुए। फिर उसके बाद 1972 में आप हल्के याकूतपुरे से इंतखाब लड़े। फिर 1978 में आप चार मीनार से मुकाबला किया। फिर 1983 में आप चार मीनार से मुकाबला किया। इस तरीके से आप 13 चीफ मिनिस्टरों को देखते हुए 22 साल तक आपने असम्बली के अंदर नुमाइंदगी की। मुसलमानों के मसाइल को बेबाकी के साथ पेश किया। धुरंदेश ईमानतदारी के साथ आपने मुसलमानों की क़ियादत और असम्बली के अंदर उनके मसाइल को रखते हुए आपने 13 चीफ मिनिस्टरों का सामना किया और कई एक मुसलमानों के मसाइल और कई एक मुसलमानों के लिए मराहत हासिल की, जिसमें आपका सबसे अहम तरीन कारनामा सटविन का इदारा, कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये तमाम इदारे सालार मोहतरम की बदौलत है और सालार मिल्लत की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने बहैसियत रुकन असम्बली इन तमाम चीज़ों को हासिल किया। आप हमेशा आवाम को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहने के लिए फरमाते। आपके तकारीर और आवाम के लिए एक मैसेज होते। आपके आपने अपने तकारीर के ज़रिए, अपनी शोला बयानी के ज़रिए मुसलमानों को मजबूत किया, मुसलमानों को मरकज़ सियासी से जोड़ा, एतमाद पैदा किया, भरोसा पैदा किया। सालार मिल्लत हर वक्त कहा करते थे कि हाथ दराज है जो हुकूमतों के गिरीबानों से खेलने के लिए, हम अपने दामन के तार बेचने के लिए तैयार नहीं। वो हमेशा ये जुमलों को इस्तेमाल करते और वो कहते कि मजलिस कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजलिस एक ताकत है और सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम उसके गुलाम नहीं। या ऐसे अल्फाज हुआ करते थे जो आवाम को उनका दिल जीतते और आवाम की दिलों पर वो हुकूमत करते।
सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की ज़िंदगी अवामी ज़िंदगी रही। वो हमेशा अवाम के दरमियान रहते, अवाम के मसाइल को सुनते, उनके मशवरों की कदर करते और उनके हमदर्दी करते। उनका एक नज़्मुल आइन था कि वो दारुस्सलाम को बड़े पाबंदी के साथ आते और हर आने वाले शख्स से मुलाकात करते, उसकी फरियाद सुनते और उसे तसल्ली देते। अगर हो सकता तो उसका काम हुकूमतों से करवाते, ना भी हो सका तो उसे तसल्ली देकर भेजते कि वो किसी मकसद से या किसी उम्मीद से दारुस्सलाम आता है तो उसकी उम्मीदों को मायूस ना करें। ये उनका नज़्मुल आइन था और वह हमेशा मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के इत्तेहाद के बात पर तवज्जो देते और मुल्क के पर सियासत पे गहरी नज़र रखते। ये बात याद रखो कि नुकसान गैरों से नहीं अपनों से हुआ है। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान भी थे और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करने वाले भी मुसलमान और निजाम दखल के साथ गद्दारी करके तुम्हारी हालत को पहुंचाने वाले भी मुसलमान थे। तो फिर हमको इनसे होशियार रहते हुए अपनी जिद्दोजहद को करना है। मेरे भाई, आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, ताकत पैदा कीजिए, आपकी ताकत सब कुछ आपको बता देगी। वो हमेशा चीफ मिनिस्टरों के साथ मसाइल को हल करते, ज़ात के लिए कुछ नहीं लिया उन्होंने कभी भी, कौम और मिलत के लिए हमेशा पेश रहे। उनके तकारीर, उनका जज्बा, उनकी लीडरशिप, उनका नज़्मुल आइन और उनका जो मुनज़्ज़म तरीक़े से अवाम की खिदमत करना कि अवाम के दिलों में सालार मिल्लत की मोहब्बत को बढ़ाता चला गया। उसके बाद सालार मिल्लत को 1984 में पोडियम स्पीकर बनाया गया। फिर आपने पोडियम स्पीकर के बाद 1984 में जब पार्लियामेंट के इंतखाबात आए तो आप पहली मरतबा हैदराबाद की पार्लियामेंट से मुकाबला किया और 3000 से ज़ायद वोटों से आपने तेलुगु देशम के उम्मीदवार को हराते हुए पहली बार हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को पार्लियामेंट में बहैसियत सुल्तान सलाहुद्दीन की शक्ल में पहुंचाई गई। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के बमुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा और इसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस अहद को मैं संभालने वाला हूँ उसको फ़राइज़ वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। आप बहैसियत पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहकर कई एक मसाइल को हल किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर बने आप, बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी के रुकन बने आप और कई एक मसाइल जैसे बोफर्स इशूज़ था और जो है डिफेंस के लाइन्स थे, एमडी लाइन्स के मसाइल थे। इसी तरीके से कई एक अहम मसाइल पर आपने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई और पार्लियामेंट में भी आपने कई एक वज़ीर आज़म को देखा और वज़ीर आज़म की आँख में आँख डाल कर बात करने वाली शख्सियत का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी। हम कुछ तस्वीर के ज़रिए आपको सालार मिल्लत की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। जब बहैसियत सदर मजलिस, बहैसियत MLA आपने कई चीफ मिनिस्टर्स को दारुस्सलाम पर भी बुलाया और वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को भी दारुस्सलाम को आना पड़ा था जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद की ज़रूरत पड़ी। और आप बारहा ये कहा करते थे कि वक्त की वज़ीर आज़म भी दारुस्सलाम आई। ये सालार मिल्लत के हमेशा अल्फाज रहे और आप वक्त के चीफ मिनिस्टरों के साथ हमेशा डट कर मुकाबला करते, बात करते और आमी मसाइल को हल करते। और आप ही की बदौलत 1984 में दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को हासिल किया गया और आज मुल्क के सरजमीन दक्कन और तेलंगाना हैदराबाद के अंदर अगर तालीमी जाल बिछा हुआ है, प्रोफेशनल कॉलेजेस और दवाखानों का जाल बिछा हुआ है तो इसका सेहरा सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को जाता है, जिन्होंने दक्कन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल करने के बाद माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस के लिए एक जाल बिछाया जो आर्टिकल 30 के तहत हासिल किया जाता है। इसके बाद आपने अवैसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर कायम किया। फिर आपने असरा दवाखाने की इमारत को हासिल करते हुए उस दवाखाने को हासिल किया और वहाँ पर आज एक अज़ीमुश्शान दवाखाना तामीर है। फिर आपने माशियत की तरफ पलट कर देखा कि मुसलमान परेशान हाल है। मुसलमानों की माशियत के लिए आपने दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक का क़याम अमल में लाया जो आज एक मजबूत बैंक की शक्ल में ठहरा हुआ है और मुसलमानों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए माली ताउन हो, लोन्स हैं और दीगर कई एक अहम मसाइल और कई अफराद इस बैंक से अपने रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो वहीं अपने सहाफ़त के मैदान में एतमाद पेपर को शुरू करते हुए मौर्रिख़ के क़लम को आज़ाद किया। सालार मिल्लत हमेशा कहते थे मौर्रिख़ का क़लम आज़ाद नहीं है। जिस वक्त मौर्रिख़ लिखेगा हिंदुस्तान की तारीख़, हैदराबाद की सरजमीन की तारीख़ भी लिखेगा तो उसमें मजलिस का जिक्र बराबर होगा, क्योंकि
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए कोशिश की, बड़ी आवाज़ उठाई, मुसलमानों के मसाइल को हर वक्त उठाने की कोशिश की। सालार मिल्लत ने अपने सियासी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हार कभी नहीं खाई। उन्होंने हर वक्त मुसलमानों के मसाइल को सामने रखते हुए बहुत ही दिलराना तरीके से, दियानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ एक शख्सियत, बड़ी अजीम तरीन शख्सियत की हैसियत से वो हर सरजमीन दक्कन से दिल्ली तक जो है अपना सफ़र किया। 2008 में 29 रमज़ान मुबारक को आप अपने हकीकी मालिक से जा मिले। सालार मिल्लत की सियासी ज़िंदगी पर एक मुख्तसर था हम जो है बायोग्राफी बना रहे थे। कुछ तस्वीर के ज़रिए और कुछ उनके तकारीर के ज़रिए हम उन्हें अक़राज अक़ीदत पेश करते हैं, और हमारे चैनल के न्यूज़ वन चैनल की जानिब से सालार मिल्लत की बरसी पर हम उन्हें भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो आपकी खिदमत रहीं और सरज़मीन दक्कन के मुसलमानों के लिए आपकी जो बेबाकी, आपकी जो कुर्बानियाँ रहीं और आपके जो हौसले बुलंद रहे और आवाम को जो आप हौसला देते थे, नौजवानों में भड़कते हुए अल्फाज के साथ आप जो उन्हें एक जोश और पैदा करते, हिम्मत पैदा करते और मरकज़ सियासी से वाबस्ता रहने की तलक़ीन करते हुए आवाम को इत्तेहाद की तरफ लाते। इन 1958 से लेके 2008 तक के सियासी सफ़र में सालार ने कई एक नशे व फरेज़ देखा, कई ऊंचाई, कई ज़वाल देखे, जिसमें हुकूमतों के ज़वाल देखे, मुसलमानों के पस्ता हालात देखी, कर्फ्यू देखा, मुसलमानों के बिगड़ते हुए हालात, लुटती हुई तिजारतें देखी और कई एक फसादात को देखा उन्होंने। लेकिन हर वक्त वो आवाम के दरमियान में रहे। आवाम जब भी आवाज़ देती सालार उनके दरमियान में रहते, चाहे वो फसादात रहो, कर्फ्यू रहो या फिर आम हालात में भी वो आवाम के दरमियान में रहते। जल्द से हालात हाज़रा से वो आवाम से राब्ता रखते, दारुस्सलाम में मुसलसल मौजूद रहते, और यही वो ज़िंदगी का सफ़र था। इस दौरान आप पर कई एक बार मुखालिफतें भी की गईं, आपने मुखालिफतों का भी सामना किया, हौसला अफजाई भी की गई। सारे आलम में इस्लाम और दीगर खलीजी ममालिक में आपके चाहने वालों की तादाद कसीर रही, और सरज़मीन हिंदुस्तान और सरज़मीन दक्कन के अंदर एक मायनाज़ शख्सियत, एक अजीम शख्सियत की हैसियत से सालार मिल्लत को आज भी याद किया जाता है। और सालार मिल्लत के मिसाल पर कई एक अजीम शख्सियतों ने आपको ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए ऐसी अजीम शख्सियत का नुकसान मुल्क और मुसलमानों के लिए लातलाफ़ी था। कई एक शख्सियतों ने कहा कि वो बेबाक क़ायद थे, दुरंदेश थे, और हमेशा कहा करते थे कि मजलिस हवाओं में सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। नादान कहते हैं कि नादान जब आंख पर छींटे पड़ते हैं तो कहते हैं कि बारिश होने वाली है। और मजलिस की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो हमेशा मजलिस, अपने आप को मजलिस कहते थे और अपने आप को मजलिस में देखते थे। यही वो जज्बा था उनका जो मुसलमान उनसे बेलहाद बेइंतहा मोहब्बत करते और सालार मोहतरम की जान निसारी करते। सालार मोहतरम ने ना सिर्फ सरज़मीन दक्कन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असम्बली में अपनी नुमाइंदगी की, बल्कि अवामी दिलों पर उन्होंने अपनी नुमाइंदगी, अपने नखूश, अपने छाप छोड़े हैं। बेलोज उनसे मोहब्बत करने वाले अवाम को देखा गया। सालार मिल्लत के नाम से जो है अवाम में एक जज्बा पैदा होता और उन्हें एक मुनफरिद, एक अजीम क़ायद के तौर पर सरज़मीन दक्कन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हें भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करती है। ऐसे सपूत हज़ारों साल में एक बार पैदा होते हैं जो कौम का जज्बा और एक मज़मून आइन लेकर अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं। वही शख्सियतों में सालार मिल्लत का भी शुमार होता है, जिन्हें हैदराबाद, सरज़मीन दक्कन, हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। ऐसी अजीम शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं जो कौम व मिल्लत के लिए अपनी इज़हार, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए एक मिसाल क़ायम करते हैं। ये था एक मुख्तसर सा सालार मिल्लत पर हमारी तरफ से पेश करना। उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं हमारी चैनल की जानिब से। आइए देखते हैं सालार मिल्लत के कुछ झलकियाँ, उनके कुछ तकारीर और उनके कुछ तस्वीर जो उनकी जवानी से लेकर आखिरी अयाम तक के कुछ तस्वीर और कुछ झलकियाँ हैं। हम आपको अपने चैनल के ज़रिए से इन तस्वीर और वीडियोज़ के ज़रिए हम उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए हमारे नाज़रीन को और नौजवान नस्ल को सालार मिल्लत का तारुफ करवा रहे हैं। किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त
बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। चूंकि मैं वाकिफ था वहां के हालात से, मैंने उनसे कहा जहां से जुलूस जा रहा था वहां कितने मुसलमानों के मकानात थे? तो कहा 15 मकानात थे सिर्फ, और 10 लाख का जुलूस जा रहा है। मैंने कहा मकान में लोग थे? तो कहा नहीं, वो डर के पहले से ही खाली कर दिए थे। तो फिर क्या अजिन्ना पत्थर मार रहे थे? आप बताइए क्या था? आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर यहां से कोई 10 लाख का जुलूस जाए तो आप में मेरे में ये जुर्रत हो सकती है कि हम पत्थर मार, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब फसाद की इब्तिदा मुसलमान ने की, हालांकि खुद पत्थर मारते हैं। ये बात याद रखो कि नुकसान गैरों से नहीं अपनों से हुआ है। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान भी थे, और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करने वाले भी मुसलमान, और निजाम दखल के साथ गद्दारी करके तुम्हारी हालत को ये पहुंचाने वाले भी मुसलमान थे। तो फिर हमको इंतजार रहते हुए अपनी जिद्दोजहद को करना है। मेरे भाई, आप अपने अंदर इत्तेफाक पैदा कीजिए, ताकत पैदा कीजिए। आपकी ताकत सब कुछ आपको बता देगी। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस अहद को मैं संभालने वाला हूँ उसको फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा।